सो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। सो 7 और 8 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और अभी अभी तो आ जाएगा वो। तो आज कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उनके बारे में मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, इसने जो है वो आयरन ओर की प्राइसिंग और उसके एक्सपोर्ट के ऊपर जो है बंदी लगाने की बात करी है। क्यों करी है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि देश के अंदर जो कई लोग मोनोपोली नहीं जमा लेते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उनको रोकने के लिए सीसीआई मेनली इंपॉर्टेंट होती है। तो सीसीआई के बारे में भी एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये हम लोग को महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ली ट्राइब देखने को मिलती है। प्रीलिम्स में आ सकता है कि वर्ली ट्राइब कहाँ की है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। ये लेपर्ड्स होते हैं ना, ये चीते जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनको भगवान मानते हैं ये ट्राइबल ग्रुप। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर चीतों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, बट देन टू उनकी ये पूजा करते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट, एक स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको जैसे फोटो में दिखाई दे रहा होगा आयुर्वेद, यस, आयुर्वेद से रिलेटेड ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन एक नई रिसर्च हम लोग को देखने को मिल रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब प्लैनेट के अंदर लो हो जाता है तो उससे रिलेटेड एक रिसर्च है। ये बेसिकली हैबिटेशन से रिलेटेड रिसर्च है। कहीं पर भी जब हम देखते हैं CO2 का लेवल जब कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि वहां पर लाइफ का संकेत है, जीवन का संकेत है। क्यों? CO2 कौन लेते हैं? कार्बन कौन लेता है? प्लांट्स। और प्लांट्स जो है वो लाइफ। भाई देखो, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य। सूर्य से सबसे प्राइमरी एनर्जी किसको मिल रही है? प्लांट्स को। उसके बाद हम लोग को मिलती है। तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं लाइफ का ओरिजिन हो रहा है प्लैनेट्स के अंदर, उसका संकेत जो है ये बताता है। तो ये नई प्रकार की रिसर्च है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, इसरो के अंदर एक POEM3 प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिकली आपको पता है कि आज की डेट में हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, राइट, फ्यूल के लिए। तो ये जो रॉकेट्स जो होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है वो है इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट की मदद से बनता है। जैसे हम पानी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है लगा देते हैं, करंट पास करते हैं और क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यस। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करेंगे। D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। D2H सुना है? D2H क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। D2H क्या होता है? छतरी लगी रहती है, राइट। जैसे एयरटेल का D2H, डिश का D2H, है ना। अब ये D2M तो कहीं ना कहीं लिंक कर पा रहे हो D2H को? एग्जैक्टली, कि आपको बिना इंटरनेट की मदद से डायरेक्टली मोबाइल फोन में जो है वो भेजा जाएगा, कंटेंट जो है वो भेजा जाएगा। आगे की बात करें, सुपर कंडक्टिविटी हम लोग को K9 मटेरियल के अंदर देखने को मिली। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब कुछ पता है? सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? हालांकि अभी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी छुआ नहीं है, आगे चल के हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजें बहुत काम की। और करंट अफेयर्स में जो भी चीज आ रही है S&T से रिलेटेड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहां पे होती है? जब कहीं ना कहीं हम लोग को एनर्जी का वो देखने को मिलता है। हाँ, मतलब जब जब कहीं ना कहीं पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, दैट मींस एनर्जी जनरेट हो रही है। एक ऐसी, मतलब फोर्सफुली एक ऐसी स्टेट में आना जिस स्टेट में फोर्सफुली जो है एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करके एनर्जी जनरेट करती है। दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। तो ऐसे ही एक मटेरियल मिल गया जिसका नाम है K9। नेक्स्ट, एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, या तो उसमें पढ़ लो। तो आगे की जो है वो चर्चा करें तो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क आपको याद है? मॉन्ट्रियल के बारे में हमने ओजोन के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया था। किसका? मॉन्ट्रियल। हाँ, तो काफी सारी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो हमने ऑलरेडी एनवायरमेंट में पढ़ा हुआ है। फिर एक ग्रीन कवर इंडेक्स, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि हाईवेज के बगल में जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू करने की बात की गई है। अब देखो, ये एक बहुत शानदार टॉपिक है साइबर किडनैपिंग का। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इस टॉपिक को जो है पढ़कर। आज की डेट में किडनैपिंग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रही है और लूट फिरौती हो रही है। तो आप आगे चल के IPS बनोगे तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, तो हम लोग जो है वो कोची मतलब कोची वो केरल है ना, वहां से लक्षद्वीप तक जो है वो क्या बिछाई जाएगी, सबमरीन केबल जो है वो बिछाई जाएंगी, समुद्र के नीचे जो है वो केबल्स बिछाई जाएंगी जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी हम जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो ये इतने टॉपिक्स हैं आज के जिनको हम लोग एक एक करके जो है वो कवर अप करने वाले हैं। मोदी तो बहुत ट्रेंडिंग में है। कौन लोग? मोदी से बहुत ट्रेंडिंग में है। क्यों सर वो मालदीव वाले सुनी हो गया ना? मालदीव से क्या हुआ है? मालदीव ने जो मिनिस्टर है वहां के डिप्टी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दे दिया कि मोदी पपेट है इजराइल का, क्योंकि वो लक्षद्वीप को गए थे वहां तक टूरिज्म बढ़ाने। इंडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं कि मालदीव में जाके आप इंडिया में अपना टूरिज्म बढ़ाइए। तो मोदी जी खुद में एक आइकन है, ठीक है, तो वो और वीडियो में लगी पूरे में, गूगल में 2 दिन तक लक्षद्वीप जो ट्रेंड में रहा है। अच्छा, इतना सर्च हुआ लक्षद्वीप। तो वहां के जो मिनिस्टर है उन्होंने बहुत इंसल्ट कर दी थी मोदी जी की, तो बहुत बड़ा बाइकआउट चलते हैं 2 दिन में, बाइकआउट मालदीव, तो पूरी फ्लाइट टिकट 10,000 होटल सब कैंसिल कर दिए गए। ये क्या होती है, डिप्लोमेटिक चीजें जो है वो होती हैं, इस प्रकार की चीजें बहुत आप लोग को जो है मिलेंगी, बट द पॉइंट इज दैट ये डिप्लोमेटिक चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन के लिए देखो इंटरनेशनल रिलेशंस 2 प्रकार के होते हैं, ये कंट्रोवर्शियल रिलेशंस है। हम पलट के मालदीव्स को जो है सप्रेस नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, हम किसी कंट्री को सप्रेस नहीं करते, राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो लेट्स स्टार्ट 7 और 8 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और ये मेरे बारे में डिटेल्स है। हाँ अच्छा, चलो लेट्स स्टार्ट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सीसीआई एक ऐसी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, पहला पॉइंट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस अपनी मोनोपोली जमा रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल की एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर एक दुकान है और वो दुकानदार जैसे उस दुकानदार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल ली, और फिर दूसरा कोई दुकानदार अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल रहा है तो वो दुकानदार क्या कर रहा है, उसकी शॉप बंद करवा रहा है गुंडों के थ्रू, अपनी पैसों की पावर के थ्रू, यानी कि धौंस दिखा रहे हैं भाई आप नहीं खोलोगे, क्यों, क्योंकि उसको अपनी वहां पर मोनोपोली जमानी। दैट मींस कि वो जिस प्राइस में बेचेगा लोगों को उस प्राइस में लोगों को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। कई बार जैसे हम लोग हाईवेज में कई बार गाँवों में फंस नहीं जाते हैं, बीच एरियाज में, तो छोटे छोटे जैसे कि हम लोग को वो देखने को मिलते हैं ढाबे वाबे टाइप के, तो उनका प्राइस कई बार देखना कि अननेसेसरली हाई प्राइस वो कर देते हैं, अब सामने वाले कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं तो वो क्या करें, तो उसके लिए बनाई गई ये बॉडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान सुनना, आयरन ओर की प्राइसिंग को लेकर और एक्सपोर्ट को लेकर इन्होंने कुछ कमेंट जो है वो किया है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आपके सामने जो है वो पहला क्वेश्चन है कि क्या चिंता जो है वो हाईलाइट करी है, ये आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या चिंता है आयरन ओर और एक्सपोर्ट को लेकर। तो पहला पॉइंट हमें देखने को मिला, आयरन ओर का एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ गया, राइट, तो बढ़ना तो अच्छा होता है भाई, एक्सपोर्ट है दैट मींस गुड, भाई उससे पैसे ही आ रहा है ना हमारे पास, इंपोर्ट करेंगे तो पैसे जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट हो रहा है दैट मींस गुड, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना क्यों किया, दिस इज द क्वेश्चन। वो सब नहीं, आगे सुनो, विचार लो। अब देखो एक्सपोर्ट ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि अब ये आयरन ओर का एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, अब आयरन ओर से क्या बन रहा है, स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन प्रोडक्ट्स, राइट, तो आयरन ओर है, ये रॉ है, रॉ मटेरियल, उसका फिनिश गुड, तो बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल सस्ता और फिनिश गुड काफी ज्यादा महंगा है, और सस्ते रॉ मटेरियल को अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे, आज की डेट में हम लोग आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को जो है सामान को बनाना है, तो अगर हम रॉ मटेरियल्स को दूसरी कंट्रीज को जो है वो दे देंगे तो हम कैसे बना पाएंगे, तो ये बोल रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट मत करो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करो दैट मींस आपका खुद का नुकसान कर रहे हो, तो आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट को कम करना है। तो देखो इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें हमें देखने को रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं, जो आयरन ओर से बनते हैं जैसे कि स्टील, उसके प्राइस जो है वो कम है एज कंपेयर टू ये आयरन ओर, तो उसके कारण इन लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो फिर क्या होगा कि लोग जो है वो अल्टीमेटली आयरन ओर को जो है वो इंपोर्ट, रॉ मटेरियल्स को जो है इंपोर्ट करा लेंगे, और इंपोर्ट कराने के बाद जो है वो अपना बेनिफिट जो है वो करेंगे, आपसे फिनिश प्रोडक्ट कोई खरीदेंगे, फिर आप क्या कर लोगे। नेक्स्ट, अब आयरन ओर की वैल्यू जो है वो कम है स्टील प्रोडक्ट्स की वैल्यू के कंपैरिजन में, तो दैट मींस कि स्टील को कोई प्रेफरेंस है वो नहीं देगा, लोग आयरन ओर को जो है इंपोर्ट करा के जो है वो करेंगे। ये बात समझ में आई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने ये भी बोला कि आप सही तरीके से जो माइंस जो होते हैं उसको एलोकेट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से माइंस का एलोकेशन है वो नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आयरन की प्राइस क्यों, भाई आपने स्लैब्स क्यों बना दी आयरन, और इनको देंगे तो इतना प्राइस इनके लिए, इनको देंगे तो इनका प्राइस इतने लिए, तो ऐसा नहीं करना है, राइट, अगर प्राइस रखो तो सबके लिए इक्वल जो है वो होना चाहिए, राइट, पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, सीसीआई ने रिकमेंड ये किया कि नहीं भाई आप जो है वो आयरन ओर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाओ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला, एक तो आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक प्रकार की है, राइट, और दैट मींस कि उसको हम लोग को सबसे कम करना है यूटिलाइज,
क्योंकि आज की डेट में हम लोग फोकस इसके ऊपर कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है वो एक्सपोर्ट करो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि फिनिश स्टील को, यानी कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंडिया के अंदर बनाओ ना, और फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो। आप रॉ मटेरियल क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपका आत्मनिर्भर भारत का जो ऑब्जेक्टिव है वो ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भाई आज की डेट में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, अब आप क्या कर रहे हो? आप उनको रॉ मटेरियल अगर दूसरी कंट्रीज को दे दोगे तो वो सेल्फ रिलायंट जो है हो जाएंगे। तो आप अपने रिसोर्सेज का उपयोग करो ना, राइट? पहले अपने नोट से खुद पढ़ो, फिर दूसरों को अपने नोट्स दो कि हाँ भाई लो पढ़ लो। पहले अपन को खुद को यूटिलाइज करना, ये चीज इन्होंने जो है वो कही है। नेक्स्ट इन्होंने जो है वो क्या चीज बोली है, इन्होंने बोला कि आयरन ओर की क्वालिटी को जो है वो बढ़ावा देना एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से, कि उसको अच्छा इंप्रूव जो है वो करना उसकी क्वालिटी को। तो ये 3-4 इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, बट प्राइमरी मेजर इनका वो यही था कि आयरन ओर के प्राइस जो है वो कम है और स्टील के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसके कारण लोग स्टील के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके आयरन ओर ले रहे हैं और फिर स्टील जो है बना रहे हैं। आगे की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आयरन ओर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट, इनकम का, राइट, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। और लगभग 98% आयरन ओर जो है वो स्टील मेकिंग में उपयोग किया जाता है। ये फैक्ट ध्यान में रखना, हमारी कंट्री में 98% आयरन ओर स्टील बनाने के उपयोग में लिया जाता है। और इंडस्ट्रियल बेस आपको बताइए, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर आगे की बात करें, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्रीज की क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, पैसा, सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर लो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन, मतलब कि हमारी कंट्री में हर एक इंसान स्टील का कंजम्पशन उतनी ज्यादा जो है वो नहीं ले रहा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हो नहीं रहा पर्याप्त, जैसा होना चाहिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट करता है। इसके अलावा इसका यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर इसका इंपैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि स्टील सेक्टर के लिए सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्कर टॉपिक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार लेकर आई, क्योंकि आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए, पीएलआई। नेक्स्ट, ग्रीन स्टील मेकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि आप स्टील ऐसा बनाओ कि जिससे कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, कम से कम पोल्यूशन हो। नेक्स्ट, पूर्वोदय इनिशिएटिव, जिसके थ्रू हम लोग ग्रीन फील्ड स्टील क्लस्टर को स्टैब्लिश करेंगे। ग्रीन फील्ड क्या होता है? एक ब्राउन फील्ड होता है, एक ग्रीन फील्ड होता है, राइट? ब्राउन फील्ड मतलब कि एग्जांपल के तौर पर एक जमीन है, एक खाली जमीन है, उस पर मैंने सबसे पहले जो है मकान बनाया, दैट इज ग्रीन फील्ड, ठीक है? अब मैंने उस मकान के ऊपर, यानी कि मैंने मकान बेच दिया, किसी कोई और व्यक्ति आया, उसने उस मकान के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, तो वो क्या किया उसने? ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कि जीरो से स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट यानी कि जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसको एडवांस किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो कहते हैं। तो ये वो चीज लेकर आए। फिर इसके अलावा स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, तो आपको बताया कि हम लोग को रिसाइकिल करना है स्टील को। फिर नेशनल स्टील पॉलिसी लाई गई 2017 में। फिर स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि स्टील के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर जो है वो ध्यान देना, स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देना। फिर इसके अलावा आयरन और स्टील सेक्टर की सेफ्टी पर हम लोग ने स्कीम्स लेकर आए, इनिशिएटिव्स लेकर आए। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड हम लोग लेकर आए, बेसिकली स्टील इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, उनको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराने के लिए, राइट? तो ये सब टॉपिक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्राइमरी सोर्स जो है वो क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जताया है आयरन ओर के एक्सपोर्ट्स को लेकर? लास्ट वाला, अच्छा, ओवर प्रोडक्शन बताइए। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। ए, इंक्रीज्ड प्राइसिंग फॉर फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स, जो फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स जो है उसका प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है। और दूसरा जो है अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग प्राइसेस है, ये भी बोला है हालांकि सीसीआई ने। फिर ये बोला है कि टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन आयरन और एक्सट्रैक्शन, इसने ये भी बोला था कि भाई आर एन डी पर काम करो। ओवर प्रोडक्शन क्या बोला आयरन ओर का? डी नहीं बोला, बाकी 3 तो उन्होंने बोले एबीसी। क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ कंसर्न कि मेन चीज उन्होंने क्या बोली? मेन चीज तो यही बोली ना कि भाई फिनिश गुड जो है उसका प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है आयरन ओर के कंपैरिजन में। तो ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कई बार आपको लगेगा कि तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना जब ऐसा लगे। तो उसमें लिखा है प्राइमरी सोर्स, देखो क्लियरली प्राथमिक
प्राथमिक स्रोत क्लियरली जो है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ली ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र की है वर्ली ट्राइब। अब इसके अंदर एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, ये ट्राइब की बहुत बढ़िया चीज है कि लेपर्ड्स जो होते हैं ना उनकी पूजा करते हैं, राइट। और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना क्योंकि इसका क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, राइट। अब पहला टॉपिक के बारे में बात करें, वर्ली ट्राइब जो है वो लेपर्ड को क्या बोलते हैं, वघोबा। वघोबा, रिपीट करो, वघोबा। और वघोबा मंदिर, क्वेश्चन ये भी बन सकता है वघोबा मंदिर कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर। और किसका, वर्ली ट्राइब्स पूजा करते हैं। अब देखो इन्होंने ये बोला कि भाई वघोबा जो है, लेपर्ड्स जो है, ये बेसिकली एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ऑलरेडी एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि हर एक प्रजाति जो हम लोग को देखने को मिलती है इस पर्यावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, फूड चेन, फूड वेब, ये आप आंसर्स दोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क भी हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि मुंबई के अंदर हाई डेंसिटी हम लोग को लेपर्ड की देखने को मिलती है, ज्यादा मात्रा में लेपर्ड्स हैं, बट देन टू इन लोग जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि ये प्रजाति लुप्त नहीं होनी चाहिए, उनको भगवान के तौर पर मानते हैं। अब ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को 6 बजे से बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। फिर रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं, राइट। मंदिर बनाकर, देखिए क्लियर लिखा है, वाघोबा को समर्पित मंदिर तेंदुओं के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट, अब देखो काफी सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे मैच द फॉलोइंग में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि कौन सी प्रजाति जो है वो किस किस एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, सॉरी कौन सी ट्राइबल ग्रुप, जनजातियां किस किस एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने पर काम करती है। जैसे आप सलमान भाई का केस, राजस्थान के अंदर बिश्नोई कम्युनिटी, राइट। बिश्नोई कम्युनिटी किनको मानती है, काले हिरण, ब्लैक बक जो हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक जारावाज अंडमान आइलैंड्स के अंदर, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिश्नोई कहां पर है, राजस्थान, जारावाज कहां पर है, अंडमान, राइट। ध्यान सुनना है, क्वेश्चन इसका बहुत मजेदार आने वाला है। फिर इसके अलावा इन लोग जो है वो ये बोलते हैं सभी वाइल्ड लाइफ में सभी जानवरों की प्रोटेक्ट करते हैं, जारावाज। फिर वन गुज्जर्स की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के अंदर है ये एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने का मेनली काम करते हैं। फिर इसके अलावा एक मिशिंग ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है, मिशिंग जनजाति, तो ये जो है वो आसाम के अंदर है, ये बेसिकली गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए जो है वो जानी जाती है। फिर एक कनी ट्राइब हम लोग को केरला के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, ये एलिफेंट्स और दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पर जो है वो ध्यान देती है। फिर इसके अलावा हम बात करें वर्ली वॉल पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आया है काफी बार यूपीएससी के अंदर, वर्ली वॉल पेंटिंग। तो वर्ली वॉल पेंटिंग जो है वो कब की है, 10th सेंचुरी एडी की हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें पेंटिंग में क्या किया जाता है, तो आसपास जो भी चीज चल रही होती है तो उसको जो है वो पेंट किया जाता है, और इसको वर्ली ट्राइब के लोग जो है वो पेंट करते हैं, और ये नेचुरल मटेरियल्स और कलर्स का उपयोग करते हैं पेंटिंग करने की, इवन बैम्बू को ब्रशेस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुंबई में तेंदुओं के प्रति वर्ली लोग अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते हैं, तेंदुओं को वाघोबा के रूप में पूजा करके और स्थान साझा करके। जैसे अगर आप देखेंगे ना, पहला ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये लेपर्ड्स के साथ एनकाउंटर का अवॉइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई वर्ली वॉल पेंटिंग में तेंदुए की फोटो है, और ये भी बोल रहे हैं कि बच्चों को बाहर लाने नहीं दिया। चारों ऑप्शन है प्रॉपर नहीं, वेरी गुड। अब आ रहा है आपको कनेक्टिविटी, क्यों प्रॉपर नहीं, क्या क्या दिमाग लगाया, वो फालतू से वो दिए, मतलब तीनों नहीं, दिमाग कैसे लगा, क्वेश्चन देखो ना, प्रॉपर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, नहीं मतलब बिल्कुल बैठा है, बैठ नहीं रहा, सी ही ऑप्शन है बस, ये वो बैठने वाला है ही नहीं, बट है चारों सही, बट ये बैठने वाला नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, श्रद्धा, लोग अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते हैं। तो भाई आप किसी को रिस्पेक्ट जो करते हो, रेलिवेंस जो देते हो, मंदिर, मतलब मंदिर यानी कि श्रद्धा, अपन होता है ना श्रद्धालु मंदिर, तो उससे रिलेटेड था ये, राइट। स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये आयुर्वेद से रिलेटेड, यस वेरी गुड, आयुर्वेद से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो इसको लॉन्च किया है किसके द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के द्वारा और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा।
इन दोनों ने मिलकर जो है वो इस इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया है, स्मार्ट 2.0। हालांकि ये दोनों के बारे में शायद ना पूछे आपसे, स्मार्ट 2.0 क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये स्मार्ट 2.0। तो ये एक, बहुत ध्यान सुनना, कोलैबोरेटिव क्लिनिकल स्टडीज है आयुर्वेद के प्रायोरिटी एरियाज में। क्या समझ में आया? कोलैबोरेटिव यानी कि सब लोग मिलकर क्या करेंगे, क्लिनिकल स्टडी करेंगे, राइट, यानी कि रिसर्च जो है वो करेंगे किस फील्ड में, आयुर्वेद की फील्ड में। आयुर्वेद की फील्ड में रिसर्च को लेकर ये प्रोग्राम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि आयुर्वेद को पढ़ाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेंटर्स होते हैं जहां पर आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, प्लस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को पूरे इंडिया में इन्वॉल्व किया जाएगा और उसको मिलकर रिसर्च करेंगे। तो कोलैबोरेशन किनके बीच में होगा, हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस, टीचर्स इसमें जो है वो इंक्लूड मेनली जो है वो किए गए हैं। इसमें बेसिकली जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर तक जो है वो पूरी, यानी कि अब रिसर्च सेंटर पर रिसर्च होगी, उन्हें रिसर्च करी और तुरंत जो है पब्लिक जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पर बता दिए कि यार ये दवाइयां दो आयुर्वेद की, ये हेल्पफुल है इस बीमारी के लिए, राइट। तो ये काफी फायदेमंद जो है वो होगा। फिर स्मार्ट 1.0 के अंदर 10 बीमारी को कवर किया था, स्मार्ट 2.0 के अंदर सभी प्रकार के प्रायोरिटी एरियाज को जो है वो कवर किया जा रहा है। स्मार्ट 2.0 जो है वो इंश्योर करने की मतलब इंश्योर करेगा कि प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक इंटरवेंशन, यानी कि कई बार होता है ना एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथी होती है, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। तो बोले एक्सपेरिमेंट्स को बहुत तरीके से ध्यान में रखा जाए, सेफ रखा जाए, जिससे किसी को साइड इफेक्ट बुरी तरह से जो है वो ना हो किसी चीज का। फिर अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम का, बताइए। बी के साथ बी ही है, बी ही है एग्जैक्टली। कोलैबोरेटिव क्लिनिकल स्टडीज एंड प्रायोरिटीज एरियाज ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब देखिए एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट के अंदर लो होता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं किसका संकेत दे रहा है, लाइफ का, राइट। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग को देखने को होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी प्लैनेट पे आप जाएंगे तो एमिशन जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों होता है, क्योंकि वेरियस गैसेस जो है वो वहां पर रिलीज जो है वो होती हैं, राइट। इसके अंदर से, प्लैनेट के अंदर से, जैसे कि हम धरती के अंदर की बात करें तो आपको मैंने धरती के अंदर का पूरा ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया हुआ है कि कैसा रहता है। तो अंदर से जब लावा निकलता है तो कितनी सारी गैसेस, जैसे वॉल्केनो फटता है तो कितनी सारी गैसेस जो है वो रिलीज होती है। सेम सभी प्लैनेट्स का यही स्ट्रक्चर हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है, राइट। उनकी सॉइल की लेयर हो सकता है डिफरेंट हो, केमिकल कंपोजिशन, बट गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें कि सन के नजदीक जो है वो कौन सा प्लैनेट है, मरकुरी। बट सबसे गर्म प्लैनेट क्या मरकुरी है, वीनस। क्यों वीनस, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो एक नई रिसर्च क्या कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो रहा है किसी प्लैनेट के अंदर, यानी कि हमने एनालाइज किया कि कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लैनेट के अंदर कम हो रहा है, तो दैट मींस उस प्लैनेट के अंदर क्या है, लाइफ की संभावना है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड घट क्यों रहा है, पहले उस चीज को सोचो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो पेड़ हैं वो हो रहे हैं, एग्जैक्टली। जब पेड़ वगैरह जो होते हैं, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं। अब ये देखो, ये बोल रहे हैं, एक नई रिसर्च जो है ये सजेस्ट कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कम हो गया है तो कंपेयर टू नेबर प्लैनेट्स, तो इसका मतलब है कि वहां पर हो सकता है कि उस प्लैनेट में लिक्विड वाटर हो। और जैसे कि कई बार गैसेस वगैरह जो होती है वो ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है, काफी सारी स्पीसीज जो होती हैं, बायोमास जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो जो है वो एब्जॉर्ब जो है वो कर लेती हैं। तो ये हो सकता है। तो ये इन्होंने एक नया हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, एक नया आवासीयता हस्ताक्षर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, राइट, हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर। और इसका मतलब सेम यही चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ड्रॉप हो रहा है तो दैट मींस ओशन की वजह से हो सकता है कि वहां पर पानी है और पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर कोई ना कोई बायोमास यानी कि कोई प्रजाति है जो एब्जॉर्ब जो है वो कर रही है। नेक्स्ट आगे की बात करें, हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर का मतलब जो है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैप्चर कर सकते हैं CO2 को, तो वो रहेंगे, राइट। बस इसके अंदर ये चीज है, बस बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसको आंसर जो है बता दीजिए। सजेस्टेड सिग्निफिकेंस क्या है ड्रॉप इन
कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का कंपेयर टू नेबरिंग प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च। बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन प्लैनेट। तो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि प्लैनेट में एक वाटर हो, और वाटर जो है वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अब हम डिस्कस करेंगे इसरो के पोएम प्लेटफॉर्म के बारे में। पोएम 3 प्लेटफॉर्म, POEM 3 प्लेटफॉर्म। POEM का फुल फॉर्म जो है वो ये है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज में उपयोग किया जाता है? वो बताया था आपने, वो ग्लास लेते हैं, पानी भरते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। हाइड्रोजन और वाटर को अलग कर देते हैं, कैथोड और एनोड। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डालते हैं, और फिर क्या होता है, पानी का कंपोजिशन क्या है, H2O, राइट? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और आपको पता है हाइड्रोजन एक फ्यूल है। इसरो जो है वो इसी हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है अपने रॉकेट लॉन्चर्स के लिए, राइट? लॉन्च करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, फ्यूल के तौर पर। तो ये चीज है, इसका यही प्रोजेक्ट है। 100 वॉट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, पोएम 3 के अंदर लगाया गया है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि ऑपरेशन का आकलन करना, चेक करना कि ऑपरेशन हाइड्रोजन की मदद से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो है फ्यूल जो है, हम लोग को देखने को लगी एमिशन बहुत कम करता है ना, जीरो एमिशन उसके अंदर। उसका बाय प्रोडक्ट ही ऑक्सीजन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट? या वाटर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा हाइड्रोजन, तो वाटर पानी जो है बना देगा, राइट? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जो है प्रोड्यूस करेगा, और काफी एफिशिएंट है, काफी एमिशन फ्री है, और ये स्पेस मिशन के लिए काफी अच्छा है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगा, और ये एफिशिएंट है, एमिशन फ्री है, और ये आइडियल है स्पेस, यानी कि काफी अच्छा है स्पेस मिशन के लिए, राइट? हाइड्रोजन फ्यूल। और PSLV C58 के एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट के अंदर इसका जो है वो इस्तेमाल किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो कंडक्ट किया गया। और प्रोटॉन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके अंदर, पॉलीमर मेम्ब्रेन हम लोग को नजर आता है। प्रोटॉन का ही खेल हम लोग को जो है पूरी तरह से देखने को मिलता है, लाइट जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो है वो सर्व करता है, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? प्राइमरी एडवांटेज पूछा गया है, प्राथमिक लाभ बताएं। ऑप्शन तो सारे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ए बी, कॉस्ट की तो बात की नहीं, बस बी। 50-50 में भी गलत हो गए, ए और बी दोनों गलत है। चलो यार तो इसके बाद मेरा लगा ही होगा। सी भी गलत है। मैं क्या करूं, सी इज द करेक्ट आंसर। दे आर एमिशन फ्री एंड एफिशिएंट। बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यही चीज वहां पर लिखी हुई थी। क्योंकि देखो कॉस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको अभी एनवायरमेंट को बचाना है, पैसा बहुत है हमारे पास। अभी वो भी तो है, वो आदित्य L1 जो सन के पास गया। हाँ तो वो नहीं क्या आ तो गया, कर तो लिया था अपने, MBBSC में भी आया था, अटेंड नहीं करी ये क्लास, छुट्टी में हो गई, आदित्य एल किया है और कई बार किया हुआ है, अभी भी आएगा आगे चल के। D2H सुना हुआ है? D2H क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। क्या होती है वो D2H? घर में ऊपर एयरटेल की छतरी लगी रहती है, डिश टीवी की छतरी लगी रहती है ना। जियो की तो नहीं दे रहे ना लोग, तो डायरेक्ट ब्रॉडबैंड से कर रहे हैं जियो वाले। तो D2H जैसे कि डायरेक्ट सैटेलाइट की मदद से हमारे घर का वो चल रहा है। पहले केबल लगाई जाती थी, राइट? पहले घर पे केबल लगती थी, डिस्क लगती थी, डिस्क बोलते थे ना। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट सैटेलाइट की मदद से हम जो है वो टीवी देख पा रहे हैं। अब D2M सेम कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट टू मोबाइल। अब जैसे एफएम को किसी तार की आवश्यकता होती है? नहीं होती। किसी प्लान, सब्सक्रिप्शन प्लान की आवश्यकता होती? नहीं। इंटरनेट की? नहीं। सेम वैसे ही मोबाइल बिना इंटरनेट के जो है ब्रॉडकास्ट जो है वो हो पाएगा। अब देखो ये सब दो चीज होती है, एक होता है ब्रॉडबैंड और एक होता है ब्रॉडकास्ट। इसके बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है? नेट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड होता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन है। मैं ब्रॉडबैंड में गूगल पे कुछ चीज सर्च करूंगा तो वो मुझे मिलेगी, मैं यूट्यूब पे कुछ चीज डालूंगा तब मुझे दिखाई देगी। तो ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। अब एफएम की बात करें, मैंने एक चैनल लगाया, रेडियो
अब एक चैनल लगा दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो सुनाना चाहेंगे वही मुझे सुनना पड़ेगा, मेरा मन है या ना, है ना। तो वही चीज होती है। D2H की भी अगर बात करें तो वही वन वे कम्युनिकेशन है। क्यों भाई, टीवी आपने चालू करी, अब जो चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट चैनल बस चेंज कर सकते हो। अब वो चैनल तो दूसरी सैटेलाइट वो कर रही है ना, उसको असिस्ट। अब देखो बहुत ध्यान सुनो, D2M में यही चीज हम कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मोबाइल फोन में डिवाइसेस लगाए जाएंगे जो डायरेक्ट सैटेलाइट से जो है मोबाइल फोन्स पे जो है वो मैसेजेस भेजेगा, अलर्ट्स भेजेगा, वीडियोस भेजेगा विदाउट इंटरनेट, राइट। इससे क्या हेल्प होगी? जैसे कोई इमरजेंसी आने वाली है, कोई इमरजेंसी आने वाली है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक साथ पूरे शहर पर मैसेज जो है भिजवा दोगे, सबके पास मोबाइल है भले। अभी हुआ तो मैसेज आया था सबके पास, टू बीच में। नहीं, मेरे पास नहीं आया था। अब देखो सबके पास जो है मैसेज चला जाएगा, दैट मींस कि इमरजेंसी के पीरियड में जो है काफी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। तो D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये, जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। D2M इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। अब D2M टेक्नोलॉजी जो है वो एक न्यू एज कम्युनिकेशन अप्रोच है जो कि ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को कंबाइन कर देगी। ये इंटरनेट भी इसकी मदद से जो आप चला सकते हो। नेक्स्ट, ये अलाउ करेगी मोबाइल फोन्स को कि मोबाइल फोन जो है वो डिजिटल टीवी सिग्नल कैप्चर कर सकेगा। मतलब जैसे अब आप मोबाइल में टीवी देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो वेरियस एप्लीकेशन की मदद से, बट उसमें ऐसा नहीं, जैसे टीवी आपकी डायरेक्ट जो है वो चल जाती है सैटेलाइट से कनेक्ट होकर, वैसे ही आपका मोबाइल भी जो है वो डायरेक्ट चल जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग को जो है वो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी मल्टीमीडिया कंटेंट की, जैसे यूट्यूब वगैरह ये सब चीजें चला सकते हो, राइट। इसके अंदर लाइव टीवी मैचेस आप देख लोगे और उसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितनी बेहतरीन चीज जो है वो होने वाली है D2M और टेक्नोलॉजी। तो क्या सिमिलैरिटी है D2M और FM रेडियो में? तो जैसे मैंने आपको बता दिया, D2M टेक्नोलॉजी के अंदर एक रिसीवर होगा डिवाइस के अंदर, और जो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है वैसी है वो करेगा। जैसे टीवी के चैनल्स भी आप बोल दो कि अलग अलग होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है कि काम करेगा, हेल्प करेगा इमरजेंसी अलर्ट्स देने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, राइट। और सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी सिटीजन को कोई इंफॉर्मेशन देनी है डायरेक्टली मोबाइल फोन में तो वो दे देगा। इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंसान के पास आज भी इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, डेटा की बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। अच्छा, अब देखो ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है। ब्रॉडबैंड जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराता है, इसमें डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन से जो है वो ट्रांसमिट होता है, इनकमिंग आउटगोइंग, और इंटरैक्टिव होता है। और ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट जो है वन वे ट्रांसमिशन है। ब्रॉडकास्ट होता है ना, मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, यानी कि एक मैसेज भेजा और सबके पास जो है चल रहा है, राइट। तो टू वे नहीं है, जैसे कि टीवी हुआ, रेडियो सिग्नल्स हुआ, ये हुआ ब्रॉडकास्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इनमें से बताइए ब्रॉडबैंड कौन है, ब्रॉडकास्ट कौन सा है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान में रखना। अब बताओ क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। मेन फंक्शन जो है वो D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का क्या है? सर बी कंफर्म, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या समझाया था मैंने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में? सर विदाउट किसी फोर्स के एनर्जी बनना। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा स्टेट पे आ चुके हो कि आप एनर्जी जो है वो खुद ब खुद जनरेट कर रहे हो। और मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रोफील्ड, जैसे धरती की बात करें, धरती के आसपास जो मैग्नेटिक एनर्जी है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं धरती के आसपास है। तो वैसे ही एक हम लोग को मटेरियल मिल गया है जो L899 हम लोग को नजर आए, जैसे कि आप देख सकते हो कि उड़ रहा है, इसके आसपास आप चीजें जो है वो देखोगे तो वो एनर्जाइज्ड है पूरी तरह से, राइट। अब देखो, रीसेंट स्टडी के अंदर हम लोग को साइंस देखने को मिल रहा है सुपर कंडक्टिविटी के एक मटेरियल L899 जिसको नाम दिया उसमें, और ये बताया जा रहा है कि रूम टेम्परेचर में और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जो है ये ऑपरेट जो है वो कर सकता है, राइट। तो उसका सुपर कंडक्टर है ये। और रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया एक मेसिनर इफेक्ट। ये चीज आपसे पूछी जाएगी कि मेसिनर इफेक्ट जो है वो क्या है, ये बहुत ध्यान सुनना। मेसिनर इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है सुपर कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि ये सुपर कंडक्टर है कि नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? मेसिनर इफेक्ट के थ्रू। ये फैक्ट दिमाग में रख लेना। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक्सपल्जन होता है। ये चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है कि नहीं निकल रही है, राइट। कहां से? मटेरियल्स के इंटीरियर से। जब वो कूल हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में जैसे कूल आता है, अभी जो मिला है वो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहा है अपनी L899। ये चेक करते हैं मेसिनर इफेक्ट के थ्रू। ये देखते हैं कि एक कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो सुपर कंडक्टर की स्टेट पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वो कौन सा लेवल है, उसको जो है वो चेक किया जाता है। और कैसे चेक होता है? जब उससे
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो वेव्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, राइट, बाहर निकलना शुरू हो जाती है उसके इंटीरियर से। बस ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो मेसनर इफेक्ट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिलीज करता है अपने इंटीरियर से, जब वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर की जब वो नीचे चले जाता है तब, तो उसको जो है वो मेसनर इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स को कंडक्ट करने की एबिलिटी बिना किसी रेजिस्टेंस यानी कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के जो है वो आ जाती है, इसी को सुपर कंडक्टर हम लोग जो है वो बोलते हैं। और अगस्त 2023 में रेड मैटर एक नया सुपर कंडक्टर मटेरियल जो है वो डेवलप किया गया था, और अब जनवरी 2024 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक LK99 नाम जो है वो दिया गया है एक और सुपर कंडक्टर का। बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, बिल्कुल सही जवाब, मेसनर इफेक्ट का बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायो क्रेडिट्स आपने वो सुना हुआ है, हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ था कार्बन क्रेडिट, है ना, हमने कार्बन क्रेडिट डिस्कस किया हुआ था, मैंने पूरी अच्छे से आपको कवर कराया था कार्बन क्रेडिट क्या है, बताओ मैंने पढ़ाया था कार्बन क्रेडिट की नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना, फैक्ट्री वाले। हाँ फैक्ट्री वाले, बताओ। हाँ बताओ। जैसे कि अगर कोई भी फैक्ट्री कार्बन को ज्यादा एमिट करे तो हाँ। उसको पैसे देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जो दूसरी प्राइवेट फैक्ट्री होगी, देखो जैसे उनको 100 यूनिट बोल दिया कि आप 100 यूनिट से ऊपर नहीं जा सकते, अब किसी फैक्ट्री ने जो है वो 80 यूनिट जो है वो यूटिलाइज किया, तो उसको उसके पास क्रेडिट कितना है? 20 यूनिट का क्रेडिट है, वो अपने क्रेडिट को किसी और को बेच भी सकते हैं मॉनेटरी तौर पर, यानी कि जो कम यूटिलाइज करेगा उसको पैसा भी जो है मिल सकता है दूसरी कंपनी से। जैसे किसी कंपनी ने 120 यूनिट जो है वो रिलीज कर दिया, अब उसको 20 सरप्लस में चला गया, 20 उसने एक्स्ट्रा जो है वो कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट जो है वो करवाना पड़ेगा। कार्बन सर्टिफिकेशन सेम ही चीज होती है, रेगुलेशन। तो कार्बन क्रेडिट कंपनी वाइज होती है, और मार्केट जहां पर ये ट्रेड होता है, राइट, कार्बन का। वैसे ही आ गया बायो क्रेडिट्स। बायो क्रेडिट्स किससे जुड़ा हुआ है? बायोडायवर्सिटी से, कि मतलब जो बायोडायवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि आपने वो सुना होगा जो कंपनीज वगैरह के लिए होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को करना रहता है, वैसे ही ये बायो क्रेडिट्स हम लोग को देखने को मिलेगी, कंपनीज जो है वो बायोडायवर्सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो करें। आइए हम इसको जो है वो डिटेल में समझते हैं। इसके बारे में मेंशन था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि किस फ्रेमवर्क के थ्रू बायो क्रेडिट्स आया, तो ये वाला ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। बायो क्रेडिट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड जो है वो इकट्ठा करना, जनरेट करना, किस पर्पस के लिए? जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए। बात समझ में आ रही है? बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 में, CBD के अंदर। CBD बड़ा है, CBD का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी या बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी, राइट। तो ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलती 2022 में जो है वो इस दौरान बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस जो है बनाया गया बायो क्रेडिट्स को प्रमोट करने के लिए। अब ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 99% आने की संभावना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो क्या है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता लग गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 के दौरान ये लाया गया था 2022 में, राइट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, CBD का ये फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो 2022 में इसको लाया गया, किसको? KMGBF को, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को। इसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी? तो इसमें ये मेंशन थी कि 30% जो इकोसिस्टम पूरे दुनिया भर में जमीन में और समुद्र में खराब हो गया उसको ठीक करना। क्या? 30% पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम जो खराब हो गया है उसको ठीक करना, परिस्थितिकी तंत्र को ठीक करना 30% 2030 तक, पहला टारगेट। दूसरा, 30% एरिया जमीन का, कोस्ट का, हर जगह का, मरीन का, समुद्र का, इनलैंड बॉर्डर का 30% एरिया जो है वो बचाना, प्रोटेक्ट करना। एक 30% एरिया को रिस्टोर करना, एक 30% एरिया को प्रोटेक्ट करना। एक रिस्टोर अलग होता है, प्रोटेक्ट अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी प्रजाति जो है एक्सटेंड होती जा रही है, रोकना कि प्रजाति विलुप्त ना हो, खत्म ना हो। चौथा टारगेट, एनवायरमेंट के ऊपर जो रिस्क है उसको कम करना। पांचवा टारगेट 30x30 डील, ये इंपॉर्टेंट है, 30x30 डील पर काम कर रहे हैं, यानी कि 30%
जितने भी हम लोग को, जैसे कि हमने बोला ना कि अभी ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिक्स कर दो, 30% जितना भी इकोसिस्टम खराब हो गया है उसको ठीक करना, 30% जो है वो मैनेज करना, कब तक, 2030 तक। रिड्यूस करना पेस्टिसाइड्स को, न्यूट्रिएंट रिस्क को, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, सस्टेनेबल कंजम्पशन करना, यानी कि जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से जो है वो करें, क्लाइमेट चेंज को कम करना, राइट। इन्वेजिव स्पीसीज कौन सी प्रजाति होती है, हमने पढ़ा है एनवायरमेंट के अंदर कि नहीं पढ़ा है? इनमें सर जो एक दो मतलब अटैक करती हैं, मतलब आक्रामक प्रजाति जो अटैक जो है वो करती है दूसरी प्रजाति को खत्म करती है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई अपन ने? इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करना और वाइल्ड लाइफ ट्रेड मैनेज करने का काम करना। इलीगल वाला कैसा भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब नेक्स्ट ये टारगेट कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इन्होंने बोला है कि हमें एटलीस्ट 200 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो चाहिए बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो बायो क्रेडिट्स पर काम कर रहे हैं। तो बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस, ओशियन कंजर्वेशन कमिटमेंट्स, वेलेसिया ट्रस्ट, फिर एक बेस्पार्गिंग्स कॉग स्वीडन के अंदर है, फिर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, फिर वैल्यू नेचर। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं जो बायो क्रेडिट्स पर जो है वो काम कर रहे हैं। अब बताइए क्वेश्चन का क्या होगा? तीस ही है, हो गया 50 लिखा, इसमें 50-50-20 लिखा हुआ है, तो और ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। 30% ही तो रिस्टोर कर रहे हैं डिग्रेडेड इकोसिस्टम को, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। युवराज नहीं आया आज सर वो कॉलेज गया है, 10 तारीख से पेपर है ना, कुछ नोट किया। अच्छा, तो अटेंड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, आज का ही वो छुट्टी लेके आया था, आज ही स्टार्ट करने को बोला और आज ही छुट्टी मार दी। आपने पता है अभी तो भाई आओ ग्रीन कवर इंडेक्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या होता है? सेंसिंग का मतलब वो जनरल ना, मतलब रोक लगाना। हाँ, एक सेंसर होता है, सेंसर होता है, तो सेंसर होता है उसको रोक लगाना, और सेंसर से मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुना है? हाँ क्या होती है? अच्छा, सुना है। एकदम से आ नहीं पा रहा। ऑब्जर्व करने वाला, आई जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, जो ऑब्जर्व जो है वो करती है। अब आगे देखो, अब जैसे कि जो रिमोट सेंसिंग सेंटर जो इनका है, हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये क्या बताता है कि कहाँ पर कौन से एरिया पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, राइट। उसकी एक जानकारी जो है वो देता है, एक मैप जो है वो प्रोवाइड कराता है, डेटा जो है वो प्रोवाइड कराता है। NHAI और इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ 3 साल होगा। ये कोलैबोरेशन किस चीज के लिए हुआ? इन्होंने बोला कि अब रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो NHAI को डेटा देगा ग्रीन कवर का, कि हमारे हाईवेज के आसपास कितना ग्रीन कवर है, यानी कि हाईवे के आजू बाजू जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, तो कितना है, पता लगे लोग लगा भी रहे हैं कि नहीं लगा रहे, हम जिनको काम दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया, हम लोग ना हर एक जगह पर जाकर चेक कर पाएंगे। तो ग्रीन, और ये चीज कही गई कि आप ग्रीन कवर इंडेक्स की एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करोगे, पहला पॉइंट। और फिर ग्रीन हाईवे पॉलिसी भी एक हम लोग को देखने को मिली जो शुरू हुई थी 2015 में, जिसमें ये चीज कही गई थी कि आपको ग्रीन हाईवे कॉरिडोर्स बनाने, मतलब कि हाईवे के आजू बाजू पेड़ लगाने, ग्रीनरी जो है वो लगानी है। इससे ग्रीनरी जो है वो बढ़ेगी हाईवेज के आजू बाजू, और अब मॉनिटर जो है वो किया जाएगा ग्रीन कवर इंडेक्स के थ्रू इन हाईवेज को, राइट। तो ये फैक्ट जो है वो बस ध्यान में रखना, बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं है कुछ खास इसमें। बहुत अच्छा, बताओ क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हाँ, ग्रीन कवर इंडेक्स नेशनल हाईवेज के लिए डेवलप करना और रिपोर्ट करना है, ये NHAI ने NRSC को बोला। NRSC का फॉर्म हाईवे अथॉरिटी, ऐसा ही NRSC वो तो पता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने परमाणु देखी है ना? मैंने नहीं देखी, पहले ये बताओ NRSC का आंसर, NRSC का आंसर बताओ। रिसर्च नहीं होगी यार, एक सेकंड में भूलो, अभी के अभी बताया था ये। मैंने कौन सी सैटेलाइट की बात करी थी? अरे वो सेंसस, सेंसस जनगणना, नहीं, सेंसस तो वही होता है।
सेंसर बोर्ड, नेशनल रिमोट, और आगे सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC। एक सेकंड में भूल गया यार। सर देखना पड़ेगा उसमें इसी का हुआ है। हाँ वो यूएसए जो वो करता है, वो देखिए ना, वो वही उसकी है ना, इमरान, कौन सा ये वाला? जॉन अब्राहम। हाँ, इमरान हाशमी तो बेटा है। चलो वापस आओ। साइबर किडनैपिंग बहुत बेहतरीन सा टॉपिक मैं बताने वाला हूं। साइबर किडनैपिंग का मतलब होता है कि जो ये किडनैपर जो होता है ये विक्टिम को कन्विंस कर लेता है कि तुम छुप जाओ। मतलब हाँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे किसी से फिरौती लेनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे उसके बच्चे को उससे बात करता रहूंगा, चैट वैट करता रहूंगा, बातचीत अच्छी बना लूंगा, फिर बोलूंगा कि चलो अपन छुपन छुपैया का गेम खेलते हैं। तुम एक काम करो, घर से बाहर कहीं जाकर छुप जाओ और पूरी व्यवस्था मैं तुम्हारी करवा दूं। तुम्हें पैसे चाहिए तो भाई छुपने के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, एक दो दिन के किसी को बताना, चलो प्रैंक करते हैं। ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे एकदम से प्रैंक में हो जाते हैं, चलो तुम्हारे माँ बाप को प्रैंक करते हैं अपन, फिरौती का कॉल करेंगे, तुम जब तक मैं ना बोलूं तब तक आना मत। तो हाँ भैया चलो, क्योंकि दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं बच्चे, और लोग को पता होता है ट्रिक, साइकोलॉजिकली खेलते हैं ये लोग। तो उसने मैसेज कर दिया और जाकर बच्चा छुप गया। अब बच्चा छुपने के बाद अच्छा माँ बाप को प्रूफ भी तो चाहिए कि किडनैपर के पास बच्चा है भी कि नहीं। तो बच्चा वीडियो कॉल पे प्रूफ देता है, उसको बोल दिया जाता है कि डर डर के एक वीडियो भेज दे मुझे। उसने डर के उसको वीडियो भेज दिया किडनैपर को, और किडनैपर माँ बाप को भेजता है, और किडनैपर को फिजिकली अपीयर भी नहीं होना पड़ता और उसका पैसे जो है आ जाते हैं। देखिए अब ये आज की रेट में जो है वो चल रहा है, और ये आप लोग को पता होना चाहिए। आईपीएस आने वाले फील्ड समय में आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। साइबर किडनैपिंग, देखो लिखा हुआ, साइबर किडनैपिंग रिफर्स टू अ क्राइम वेयर perpetrators convince victims to hide and then contact their loved ones for ransom। देखिए ऐसे अपराध को संदर्भित करता है जहां अपराधी पीड़ितों को छिपने के लिए मनाते हैं और फिर फिरौती के लिए अपने प्रियजनों से संपर्क करते हैं। अब मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब बच्चा वापस आता होगा उसकी कितनी कुटाई होती है। जब बच्चा घर पे आया, बेटा तू ठीक है, अरे मैं तो प्रैंक कर रहा था, अबे तेरी। अब जो प्रिपेटर्स जो हम लोग को देखने होता है वो एक फॉल्स इंप्रेशन बनाता है डेंजर का। इसलिए क्या करता है, विक्टिम की पिक्चर जो है वो सेंड करता है कि विक्टिम्स को मैंने कैच जो है वो कर लिया, तो वो विक्टिम खुद ब खुद अपनी पिक्चर वैसी बना के भेज देता है, चलो प्रैंक करेंगे तुम्हारे बाप के साथ। फिर इसमें पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा जो है वो कब, बच्चे के साथ ये चीज होती है जब माँ बाप का कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं होता बच्चों के साथ, तब ये बच्चे ऐसी चीज में जो है वो लग जाते हैं। और ये कैसे जो है वो मॉनिटर करता है विक्टिम की भाई वो है कि नहीं वहां पे, तो वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये बच्चे को जो है बोलते थे तुम कैमरा जो है वहां पे एस्टैब्लिश करके रखो और तुम मस्त खाओ पियो, फिर बाद में ये वाला वीडियो भी दिखाएंगे। तो चेक करता रहता है कि वो हेल्दी है कि नहीं, खा पी रहा है कि नहीं, वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट स्कैमर्स। अच्छा अब एक और चीज सामने आ रही है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ऑटोमेशन पे काम करता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब एआई इतना पावरफुल बन जाएगा कि कोई ह्यूमन किडनैपिंग नहीं कर पा रहा है, एआई करवा रहा है। ऐसी सिचुएशन भी जो है आ सकती है आने वाले समय में, तो इसकी भी एक चिंता जो है वो व्यक्त करिए। चलिए बताइए साइबर किडनैपिंग में जो है वो किस प्रकार से फॉल्स इंप्रेशन डेंजर का बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। बताओ बताओ। फिजिकल तो है न्यूज़ में यार। क्या होगा जल्दी बताओ यार, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंडिंग रैंसम नोट्स टू कॉन्टेक्टिंग विक्टिम लव्ड वन डायरेक्टली। हेलो सर सी सही हो गया, सी सही हो गया, सी सही है यार। कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की यहां पर बात हो रही है। आप देख सकते हैं मोदी जी हैं। अब हम लोग करके आ रहे हैं कुछ नहीं, कोची से लेकर लक्षद्वीप तक जो है वो इस प्रकार से आप फोटो में देख रहे हो कि ये केबल जो है वो बिछा रहे हैं, राइट। ये इंटरनेट की जो है वो केबल है, इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी इनहेंस हो जाएगी। ये कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, और ये बेसिकली सबमरीन केबल कनेक्टिविटी जो है वो कोची से लेकर
11 लक्षद्वीप आइलैंड तक जो है वो भेज दी जाएगी। इससे इंटरनेट की स्पीड जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा जो है वो हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को। और इससे फायदा मिलेगा, अच्छा इंटरनेट, तेज इंटरनेट हम लोग को देखने को मिलेगा। जो डिजिटल इंडिया मिशन है वो अपने मिशन को फुलफिल कर पाएगा, और जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट हो पाएंगे, राइट। डिजिटल लिटरेसी जो है वो बढ़ेगी, डिजिटल बैंकिंग होगी, एजुकेशनल इनिशिएटिव, ई गवर्नेंस, टेली मेडिसिन, इस प्रकार की फैसिलिटीज हम लोग को इंटरनेट के आने के बाद देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप के अंदर 36 आइलैंड, ये फैक्ट ध्यान में रखना। 1 लाख आइलैंड्स, लक्षद्वीप का फुल फॉर्म मतलब मीनिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट, मलयालम और संस्कृत में। ठीक है, फास्ट, सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, वेरी गुड, है ना, 100 टाइम्स फास्ट हो गई स्पीड। चलिए, जय हिंद एवरीवन। और टेलीग्राम का ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 15-20 मिनट के अंदर जनरल स्टडीज की क्लास को। जय हिंद।